Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. Hello students, how are you? It's me Himanshu and I welcome you all to my YouTube channel Himanshu Arya tutorial. Today we are going to discuss the composition of cell. तो देखते हैं यहाँ पे आज हम लोग पढ़ेंगे सेल का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे 9th क्लास का, उसे एक्चुअली हम आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है ना? अभी तक हमने पढ़ लिया, सेल पढ़ लिया, डेफिनेशंस देख लिए सेल के। क्लियर है ना? हमने सेल थ्योरी पढ़ लिया, किस तरीके से सेल थ्योरी दिया सेल्डन स्वान ने, उसे करेक्ट कैसे किया, थोड़ा सा मॉडिफाई कैसे किया रुडोल्फ वर्च्यू ने, कब किया, सब कुछ हमने देख लिया। ठीक है ना? साथ ही साथ हमने देखा था, एक अलग से टॉपिक देखा था पिछले क्लास में, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल। क्लियर है? जिसमें हमने देखा शेप डिपेंड करता है फंक्शन पे, साइज डिपेंड करता है सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो पे, और नंबर से डिसाइड होता है ऑर्गेनिज्म का साइज, की ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा या छोटा होगा। देखो पिछले लेक्चर में ना मेरे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, उसे हम यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। और वो मिस्टेक बस देखो क्या था, एक्चुअली मैथ्स का मिस्टेक था ना। तो सर का एक्चुअली मैथ्स का प्रैक्टिस तो है नहीं, तो हो जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक, कोई नहीं, चलता है। देखो हमने डिस्कस किया था क्या, साइज देखा था, साइज ऑफ सेल। ये देखो मैं पीछे का बतला रहा हूँ, ठीक है ना, आप वहां पे थोड़ा सा करेक्ट कर लोगे, बस एक फॉर्मूला में मिस्टेक था थोड़ा सा। देखो क्या था, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि साइज जो है ना, ये डिपेंड करेगा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम के रेशियो पे डिपेंड करेगा, इतना आपको याद है। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया था, मैं वही सेम एग्जांपल फिर से यहाँ पे ले रहा हूँ, बस इस बार फॉर्मूला हम लोग सही से लगाएंगे, है ना। तो देखो क्या था, हमारे पास एक सेल है, ठीक है, एक सेल है जिसका जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है ना वो 1 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इसका जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर का है। तो इसका अगर मैं सरफेस एरिया निकालूं तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू साइड नहीं होता है सरफेस एरिया, जो मैंने कल यहाँ पे पुट कर दिया था, एक्चुअली 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 6 इंटू 1 स्क्वायर, तो ये तो 6 ही हो गया। अरे समझ में? अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम तो आपको पता है, यहाँ पे साइड क्यूब, ये मैंने भी सही पुट किया था यहाँ पे, है ना। सो दिस इज साइड क्यूब, तो यहाँ 1 का अगर क्यूब भी करोगे तो 1 ही होगा। तो अगर हम रेशियो की बात करें, इस रेशियो की बात करें, यानी देखो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, जब हमने साइड लिया 1, है ना, जब मैं साइड इधर लिख देता हूँ एक्चुअली, जब हमने साइड लिया 1, ठीक है, तो जो रेशियो बना, रेशियो किसका रेशियो, या इसे पूरा ही लिखता हूँ, सरफेस एरिया, यहाँ मैं वॉल्यूम लिखता हूँ, और यहाँ मैं इन दोनों का रेशियो लिखता हूँ। किसका रेशियो? सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, ना कि वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशियो। ठीक है ना, तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे, तो सरफेस एरिया इधर हमारा 6 आ गया, और वॉल्यूम कितना आ गया, तो 1 आ गया। ठीक है ना, अगर रेशियो की बात करूं तो 6:1 आ रहा है। आराम समझ में इतना। अब देखो सेम प्रोसेस करेंगे इस बार, ये जो सेल है ये 1 सेंटीमीटर का नहीं 2 सेंटीमीटर का लेते हैं। ठीक है, तो जहां जहां भी 1 है वहां 2 करते हैं, 1 के जगह पे यहाँ 2 पुट करते हैं, यहाँ 1 के जगह पे यहाँ 2 पुट करते हैं। ठीक है ना, अब चलो देखते हैं आंसर कितना आता है हमारा। तो 6 और 2 2 जा 4, यानी ये तो 24 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हो गया, जब हमने 2 रखा है ना, तो ये 24 हो गया, ये 8 हो गया। तो इस बार का रेशियो जो हो गया वो 3:1 हो गया। देख लो तो क्या हो रहा है, अगर मैं सिर्फ रेशियो की बात करूं तो डिक्रीमेंट ही तो हो रहा है ना। वहां भी हमने डिक्रीमेंट ही देखा था, बस मैंने गलती से यहाँ पे 6 इंटू साइड पुट कर दिया था, है ना। तो इसे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लोगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर रहे। तो आशा करते हैं कि मेरे से जो मिस्टेक हुआ था मैंने उसे सुधार दिया यहाँ पे, और आप इसे समझ भी चुके होगे। ठीक है ना, मैं क्या करूँगा, उस पिछले वाले वीडियो में ना वो जो भी मिस्टेक है मैं उसे वहां पे ट्रिम कर दूंगा, यानी वहां पे हटा दूंगा। ठीक है, चलो आप इसे देख लेना। अब देखो हम देखने वाले हैं कंपोजिशन सेल का। अब देखो यहाँ से ध्यान दो, यहाँ से एक बात समझ लो पहले, पढ़ने के पहले, मैं अगर पूरे सेल के चैप्टर को 2 भागों में बांटू ना, तो एक भाग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं, या यूं कहो कि मैं पूरे सेल को ना 3 भागों में बांटूंगा।
पहला भाग हम पढ़ चुके हैं, दूसरा भाग अभी पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट अभी पढ़ेंगे, तीसरा पार्ट मैं बताऊंगा आपको कब पढ़ेंगे, है ना। पहले पहले पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, शेप साइज नंबर तक देख लिया, सेल थ्योरी देख लिया। दूसरे पार्ट में ना हम कंपोजिशन देखेंगे, और कंपोजिशन में जो जो साइड साइड के कंपोजिशंस है, यानी जो बाहर बाहर के मेनली कंपोजिशंस, ब्रॉड कंपोजिशंस, उसे अलग से देख लेंगे। और वहीं पे हम मूवमेंट्स पढ़ेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, डिफ्यूजन पढ़ेंगे, सब चीज़ों को वहाँ पे पढ़ लेंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो जाएगा। और थर्ड पार्ट में हम सिर्फ और सिर्फ सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ना, आपने 8 क्लास में भी सुना होगा, जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं हम सिर्फ ऑर्गेनल्स की बात करेंगे। क्लियर है। यहाँ पे देखो, आप और भी चाहो तो 3 भी लेके फिर आगे बढ़ा सकते हो इसे, साइड को अब की बार 3 ले लो, 4 ले लो, कुछ नहीं होगा, रेशियो घटता चला जाएगा। रेशियो क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो और बाकी चीजें मैंने ऑलरेडी समझा दिया था पिछले क्लास में, देखोगे। अभी हम देखने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ सेल, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट भी है कंपोजिशन ऑफ सेल, ध्यान से समझोगे तो हमारा जो अभी जो टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ सेल। अब हम देखते हैं कि सेल आखिर सेल में क्या क्या चीजें हैं, किस किस चीज का कंपोज्ड है। तो देख लो, एक चीज पहले समझ लो, एक नॉर्मल चीज है जो कि आपने 8 क्लास में पढ़ रखा है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। दिस इज द आउटर बाउंड्री। कहीं कहीं पे सेल मेम्ब्रेन ही आउटर बाउंड्री हो जाता है इन केस ऑफ एनिमल सेल, और अगर प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ आउटर बाउंड्री होता है सेल वॉल, और उसके अंदर एक दूसरा बाउंड्री होता है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है ही दोनों में, दोनों के केस में, लेकिन एनिमल सेल के केस में वो आउटर बाउंड्री है, लेकिन प्लांट सेल के केस में वो आउटर बाउंड्री नहीं है, सेकेंड आउटर बाउंड्री है। क्लियर है, आ समझ में। तो देखो, अगर मैं देखो सेल को इस तरीके से बस बांटता जा रहा हूँ, जैसे सेल है तो सेल के जो मेन कंपोजिशंस है, मैं इसे ना यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 भागों में बांटता हूँ। तो एक हमारा हो गया सेल सेल वॉल, है ना, या यहीं पे सेल मेम्ब्रेन। आरन समझ में। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो दोनों ही कंसीडर करोगे, पहले सेल वॉल फिर सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन कंसीडर करोगे। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं यहाँ पे एनिमल सेल प्लांट सेल अलग से नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब पढ़ाऊंगा अलग से तो वहां अलग से डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो पार्ट होता है ना सेल में, जो बच गया, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को हटा दो सेल से, सेल में से सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, अगर प्लांट सेल है तो दोनों को हटाओ, अगर एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन को हटाओ, क्योंकि उसमें सेल वॉल तो पहले से ही हटा हुआ है। तो इन दोनों चीजों को अगर आप साइड करोगे तो जो कुछ भी बचा, जो कुछ भी बचा अब सेल में, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म को अगर देखा जाए ना तो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस प्लस जो भी ऑर्गेनल्स हैं, अब यही तो बच रहे हैं सेल में ना, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, तो देखो, अब ये तो बाहर चला गया, अब प्रोटोप्लाज्म में देखते हैं हम क्या है। तो आपको ये पहले से पता है प्रोटोप्लाज्म में क्या है। प्रोटोप्लाज्म में देखो, मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस है, देन साइटोप्लाज्म है, और साथ ही साथ ऑर्गेनल्स हैं। कहीं कहीं आप देख सकते हो कि साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स को मतलब इंक्लूड किए हुए रहता है। तो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स को इंक्लूड करो या फिर नॉर्मली ऑर्गेनल्स को इंक्लूड करो, बात तो वही है। क्लियर है ना, है तो प्रोटोप्लाज्म में ही। अब देखो न्यूक्लियस के केस में, देखो न्यूक्लियस में अब क्या क्या है। तो न्यूक्लियस में जो एक आउटर बाउंड्री होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसे कैरियोथिका भी बोलते हैं। ठीक है, वो जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे ना हम, तो उसे और भी डिटेल करेंगे हम। इसके बाद न्यूक्लियस में और क्या है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म है। जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है ना साइटोप्लाज्म, तो वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर की फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है ना। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर वाला बाउंड्री हो गया, उसके अंदर मतलब अगर जो फ्लूइड की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इसके अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। ठीक है, पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है ना, एक एक चीज जो भी लिख रहे हैं उन सभी चीजों को पढ़ेंगे। और लास्ट में जो हमारा बच गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, और एक है क्रोमेटिन फाइबर।
यहीं से तुम्हारा क्रोमोसोम, डीएनए, ये सब चीजें बनेगी, जीन्स वगैरह बनेंगे, है ना। तो वो सब चीजों को भी जब न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो ये न्यूक्लियस का हो गया। अब देखो ऑर्गेनल्स के केस में अगर मैं देखूं तो देखो यहाँ पे मैं इसे इस तरीके से कर देता हूँ, है ना। ऑर्गेनल्स के केस में देखो क्या क्या है। तो ये ऑर्गेनल्स का मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखो ऑर्गेनल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं आप भी एक साथ लिखते चलोगे। तो देखो ऑर्गेनल्स में देखो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, गोल्गी बॉडीज होता है, वैक्यूल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, है ना। तो ये सब होते हैं, और भी कुछ है यहाँ पे, तो उसे मैं बाद में पढ़ाते समय बतला दूंगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यही, और अगर लिखना है तो सेंट्रोसोम आप लिख सकते हो। कुछ और छूट गया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, GERL, ठीक है। देन वैक्यूल्स, हाँ प्लास्टिड, देखो एक प्लास्टिड भी होता है। दिख तो रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा है? चलो मैं क्या करता हूँ, इधर लिख देता हूँ, प्लास्टिड्स होते हैं। तो इतने सारे हमारे ऑर्गेनल्स हो गए, क्लियर है ना। तो ये सब सेल ऑर्गेनल्स हो गए। फिर से एक बार देख लो, सेल में जो बाउंड्री है, बाउंड्री को साइड करो, बचा क्या? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज व्हाट? तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, उसी में ऑर्गेनल्स भी हैं इंक्लूडेड, दिस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, क्लियर है ना। अब प्रोटोप्लाज्म का जो बाउंड्री है, जो उसे घेर के रखता है, वो है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, क्लियर है। बेसिकली सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इसको कवर करके रखेगा, ठीक है ना। लेकिन इसे हम प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूड नहीं करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज, प्रोटोप्लाज्म में ये सब चीज आ गया, न्यूक्लियस में फिर ये सब आ जाएंगे, है ना। और ऑर्गेनल्स में तुम्हारे ये सब चीजें आ जाएंगे। साइटोप्लाज्म में भी आते हैं, बेसिकली फ्लूइड आता है जिसमें तुम्हारा वाटर होता है, कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं ना, मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो वो सब चीजें हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। अब देखो हम इस चैप्टर को ना पढ़ेंगे किस तरीके से, ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट आएगा, पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब दूसरे पार्ट में देखो क्या क्या मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना, बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड वे में पढ़ेंगे हम, ताकि एक एक चीज हमें समझ में आए। देखो दूसरे पार्ट में ना मैं सबसे पहले सेल वॉल डिस्कस करूंगा, ठीक है। सेल वॉल छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये सेल वॉल ना सेकेंड चैप्टर का बड़ा सा टॉपिक है। तो इस सेल वॉल को बहुत ज्यादा डिटेल करेंगे हम लोग, कहाँ? सेकेंड चैप्टर में। अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना, तो जो सेकेंड चैप्टर है हमारा टिश्यू, उसमें भी जो प्लांट टिश्यू है, आधा चैप्टर तो प्लांट टिश्यू ही है, उसमें आधा एनिमल टिश्यू है। तो जो प्लांट टिश्यू है ना, वो बेसिकली इसी सेल वॉल के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो उसे मैं वहां पे डिटेल करके समझाऊंगा आपको। दूसरा है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल वॉल के बाद मैं सेल मेम्ब्रेन पढ़ूंगा। अब देखो जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो चीजों को एक मतलब कि सेल के अंदर और बाहर मतलब आना और जाना, इन सब के प्रोसेस को देखने की कोशिश करेंगे। आरन समझ में? यानी कि सेल मेम्ब्रेन के समय हम लोग ट्रांसपोर्ट देखेंगे, वी विल सी द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउट ऑफ द सेल। जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, यानी वहां पे एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट्स पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, हर चीज को पढ़ेंगे। आ रहा समझ में? जब ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट, तो फिर हम न्यूक्लियस पे चलेंगे। आ रहा समझ में? अब न्यूक्लियस को बिल्कुल डिटेल करेंगे हम, जितना हमारा सिलेबस है उससे थोड़ा सा ज्यादा चलेंगे हम लोग। तो न्यूक्लियस पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद न्यूक्लियस में ये सारी चीज आ जाएंगे, एक एक चीज को पढ़ लेंगे हम डिटेल में। देन फाइनली यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट खत्म होगा। पहला पार्ट ऑलरेडी खत्म हो गया, जब हम न्यूक्लियस तक पढ़ लेंगे, यानी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट, देन न्यूक्लियस, ये चार चीजों को पढ़ लेंगे, हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट होगा। देन यहाँ पे हमारा तीसरे पार्ट में हमें बेसिकली ऑर्गेनल्स पढ़ने होंगे। अब हर ऑर्गेनल्स को ना एक एक करके एक हेडिंग डालेंगे, उस ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे। तो अभी आप क्या करो, इसे जल्दी से नोट कर लो, और इसे बिल्कुल सही तरीके से नोट करोगे। हाँ बच्चों, तो देखोगे यहाँ अब हम लोग सेल वॉल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम फिर सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। बिल्कुल सिस्टम्स जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से हम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बिल्कुल आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखना, सेल वॉल आपको पता है क्या है, ये सबसे बाहर वाला लेयर है। कहाँ प्रेजेंट होगा? तो प्लांट में प्रेजेंट होगा, क्लियर है ना।
एनिमल में तो ये प्रेजेंट होगा ही नहीं। एनिमल में अगर देखा जाए तो एनिमल में मतलब बाहर का लेयर क्या हो जाएगा, एक मिनट, एनिमल में बाहर का लेयर क्या हो जाएगा, तो हमारा सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखना ध्यान से, इट इज द आउटर रिजिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड सम लोअर ऑर्गेनिज्म। प्लांट सेल में तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, कुछ प्रोटिस्ट भी होते हैं ना, तो इन सब चीजों में पाया जाता है सेल वॉल, ठीक है। अदरवाइज एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होते, वहाँ सेल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मोस्ट लेयर। इसके बाद देखना, अगर मैं इस थोड़ा सा देखूँ इसका फंक्शन, तो क्या करेगा, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ रिजिडिटी, रिजिडिटी मीन्स हार्डनेस, हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, और साथ ही साथ क्या करेगा, एंड प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी समझ रहे हो ना, जैसे ये देखो ऐसे चोट लगा इसे, तो इससे तो कुछ नहीं हुआ ऑल्दो ये, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात करो ना, तो उसे भी थोड़े बहुत मैकेनिकल शॉक्स लगते हैं ना, तो उससे वो उसे प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर होता है इसका सेल वॉल, बाहर का लेयर, तो अंदर के सारे कंपोनेंट्स को ना ये प्रोटेक्ट करके रखता है इस तरीके से। आगे देखना, इट ऑल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन। एक सेल से दूसरे सेल में अगर इंटरेक्शन करवाना हो, खास करके प्लांट सेल में, तो उसमें भी ये हेल्प करेगा, क्योंकि ये देखो बाहर का बाउंड्री है। अब बाहर का बाउंड्री जब तक खुलेगा नहीं, जब तक गेट ही नहीं खुलेगा, कोई घर में कैसे इंटर करेगा, तो उसे भी तो कंट्रोल करेगा ना, अब किस चीज को आना है, किस चीज को नहीं आना है, एक बैरियर की तरह काम करेगा ना। एंड फंक्शंस एज अ बैरियर फॉर मेनी मैक्रोमोलिक्यूल्स, बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, तो इन सब चीजों को आने से रोकेगा, यानी कि किस चीज को आने देना है, किस चीज को नहीं आने देना है, इन सब चीजों को ये मतलब कंट्रोल करेगा एक तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि सेल वॉल ना, सेल वॉल में नॉर्मली देखते हैं हम लोग कि ये क्या है, तो परमिएबल है। अब लेकिन सेल वॉल जब हम पढ़ाएंगे सेकेंड चैप्टर में, मैंने पहले ही बोल दिया सेल वॉल सेकेंड चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे हम, तो वहां देखेंगे ना, एक्चुअली ये डिपेंड करता है ना कि सेल वॉल बना किस चीज का है। अगर सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, इन सब चीजों का बना है, तो तब तक तो वो ना चीजों के ट्रांसपोर्ट को करेगा अच्छी तरीके से, लेकिन वही जब लिग्निन आ जाएगा, है ना, ये सब चीज आ जाएंगे, सुबेरीन आ जाएंगे, तो फिर ट्रांसपोर्ट ना रुक जाता है। तो वहां पे हम देखेंगे, यानी इसको सेकेंड चैप्टर में और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करेंगे इसको, यहाँ पे इसे इतना ही रहने देते हैं। अब देखो सेल वॉल जो होता है ना, बना किस चीज का होता है, तो देखो प्रोकैरियोट्स, दैट इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन के होते हैं, हमेशा पूछा जाता है, इसे जरूर याद रखोगे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फंगी, फंगी के काइटिन या चिटिन जो भी आप पढ़ रहे हो इसे जरूर याद रखना। फंगी और बैक्टीरिया का केस में ये दोनों हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया में सेल वॉल बना किस चीज का है, तो पेप्टिडोग्लाइकन का बना है। फंगी में किसका बना है, तो काइटिन का बना है। ये सभी ना कुछ बायोमोलिकुल्स हैं, इनके बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं सोचना है हमें, बाद में जब हायर क्लासेस में जाओगे तो इन्हें खुद से पढ़ लोगे आप, ठीक है। आगे देखो, अलगी का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, ग्लाइकेन्स, मैनेंस, इन सब चीजों का बना होता है। इधर कुछ कैल्शियम कार्बोनेट्स भी होते हैं, CaCO3, क्लियर है ना। आगे देखो, प्लांट्स में देखो ढेर सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, और भी चीजें होती है, ठीक है। यहाँ हम कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं ज्यादा, इसे हम पढ़ लेंगे सेकेंड चैप्टर में। और पता है सेकेंड चैप्टर का जो मेन टॉपिक होगा ना, इन्हीं सब चीजों पे बेस्ड होगा, ठीक है ना। वहां मैं इसे समझाऊंगा किस तरीके से बेस्ड होगा। अब हम देखते हैं फाइनली कि सेल वॉल का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ना ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे। सबसे पहला फंक्शन की ये सेल को एक शेप देगा। देखो बाउंड्री है ना, तो बाउंड्री किस तरीके से मुड़ा हुआ है, कि कहाँ पे दबा हुआ है, कहाँ निकला हुआ है, तो उस तरीके से ना एक शेप मिल जाएगा, सेल को एक शेप मिल जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, आप समझ चुके हो। ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। आपने देखा होगा शायद, या फिर पता नहीं, अभी तो नहीं पढ़े होगे बेसिकली, मैं इसे सेकेंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा। बेसिकली थोड़ा सा सुन लो, क्या होता है ना कि सेल और सेल के बीच में ना साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस होते हैं थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। और उधर से ही क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट होता है चीजों का। तो प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह देखेंगे, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिडिल लैमेला क्या होता है, इन सब चीजों को देखेंगे लेकिन सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। आगे देखना, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, समझ गया आप। इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ पैथोजेंस, बिल्कुल पैथोजेंस की भी एंट्री को ये रोकेगा, यानी एक तरह से बहुत सारे डिजीज से होने से भी बचाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज, इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ सेल, इट प्रिवेंट इंटरिंग, एक मिनट, यहाँ इंटरिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए इट प्रिवेंट इंडोऑस्मोसिस, है ना, बर्स्टिंग। इट प्रिवेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल ड्यूरिंग इंडोऑस्मोसिस। देखो इंडोऑस्मोसिस अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। बस जब हम
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ लेंगे और वहाँ पे जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस में मैं इंडो ऑस्मोसिस बताऊंगा। फिलहाल शॉर्ट में समझ लो आप कि एक सेल है, ठीक है ना, प्लांट सेल या एनिमल सेल, बेसिकली एनिमल का देख रहे हैं तो एनिमल सेल समझो आप। एनिमल सेल में एक बाउंड्री तो सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये दूसरा बाउंड्री तुम्हारा सेल वॉल हो गया। क्लियर है ना, अच्छे तरीके से देखो, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया और दूसरा तुम्हारा ये एक और एक्स्ट्रा जो बाउंड्री, दिस इज सेल वॉल हो गया। अब देखो होगा क्या इस केस में, क्या होगा ना कि जब हम इसे रखेंगे सॉल्यूशन में, अब देखो सॉल्यूशन में यहाँ पे अभी हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक अभी आप समझे नहीं हो, ऐसा करो ना, इसे आप रहने ही दो, फिर आप समझ नहीं पाओगे, है ना। तो इसे बेसिकली समझ लो आपकी, जब सेल में वाटर इंटर करता है ना तो सेल स्वेल कर जाता है, लेकिन अगर यही एनिमल सेल होता तो अगर ज्यादा वाटर इंटर कर गया तो वो सेल फट जाएगा, लेकिन प्लांट सेल में फटने नहीं देगा बिकॉज सेल वॉल है, और सेल वॉल कैसा है, रिजिड है, हार्ड है। तो ये बेसिक बस समझाने के लिए था, अदरवाइज इसे ना बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे हम जब मैं ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, इन सब चीजों को पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए आप क्या करो, इसे जल्दी से नोट कर लोगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, लेकिन फिर सेल मेम्ब्रेन एक अलग ही टॉपिक हो जाएगा और वो थोड़ा लंबा भी है ना, वो थोड़ा लंबा चलेगा। अभी सेल मेम्ब्रेन को हो सके तो 2 लेक्चर में मैं खत्म करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन में नहीं पढ़ाऊंगा, उसमें आगे आने वाले जो भी चीज होंगे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, वो सब कुछ यहीं पे बतला दूंगा, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, उसके अंदर ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, सब कुछ बतला दूंगा वहीं पे। तो ये 2 लेक्चर का चलेगा, तो इससे आज का वीडियो इतना ही रखते हैं हम, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहे। और हाँ देखो, जैसे देखो कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं गलती से, है ना, तो उसे जरूर कमेंट किया करो, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद किसी लड़की ने कमेंट किया था, है ना, कि सर आपने कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर रखा है, तो देखो मैंने आज उसे करेक्ट कर दिया। क्लियर है ना। तो इसी तरीके से अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाती है ना, तो जरूर कमेंट कर दिया करोगे, ठीक है ना। और मैं बिल्कुल जैसे ही आप कमेंट करोगे उसके बाद मैं उसे करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि गलतियां बहुत कम ही हो, वैसे देखो ये पहली गलती थी शायद, है ना। चलो चलता है इतना, वैसे भी है ना, मैथ्स की गलती थी, ठीक है, कोई नहीं, चलो ठीक है, बाय।